नमस्ते सभी को। सभी का स्वागत है मध्यस्थ दर्शन अध्ययन अभ्यास सत्र की ऑनलाइन फॉलोअप गोष्ठी में। श्याम भैया जी नमस्ते, स्वागत है भैया। तो किन्हीं का। नमस्ते। आवाज आ रही मेरी? जी भैया एकदम ठीक है। थैंक यू वेरी मच। संस्थान में एक्चुअली इनके नए सेटअप में हूँ मैं अभी। जी भैया। समाधानात्मक भौतिकवाद बुक का सेशन चल रहा है आज एक्चुअली। जी 4 दिन। जी। बढ़िया। चल सकते हैं आगे। जी। हालांकि मुझे कंप्यूटर वाले स्पीकर पे तो ठीक सुनाई दे रही है। मोबाइल पे कोई जुड़ा है तो अच्छी आवाज है तो थम्स अप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दीदी। जी। ठीक है। इन्हें बता दिया। जी बढ़िया। ठीक है भैया, तो किन्हीं का कोई पहले से क्वेश्चन या शेयरिंग का वो है नहीं, अभी अदिति दीदी का हैंड रेज है तो सुन लेते हैं दीदी को। दीदी माइक दिया है आपको, आप बता सकते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। जी भैया। मेरा क्वेश्चन है कि शेयरिंग तो नहीं है, प्रश्न है, मैं पूछ सकती हूँ अभी? जी 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 जी। तो क्वेश्चन ये है कि जब हम कोई अननोन से बात कर रहे हैं ना, उनको जानते भी नहीं है, एंड वी हैव टू इवेल्युएट हिम और हर, तो उस टाइम पर व्हेनेवर वी एम्पैथाइज, तो कभी कभी ऐसा होता है कि दैट ये जजमेंट ही है, बट दैट पर्सन कम्स इन अ कंट्रोलिंग पोजीशन एंड दैट पर्सन थिंक्स कि वो हमको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, और जितना जितना हम एम्पैथाइज करते जाते हैं उनको लगता जाता है कि वो उतना उतना कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअली ये मेरा जजमेंट ही है, बट मैं इससे नहीं निकल पा रही हूँ भैया। तो एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि मैं बहुत इंफीरियर फील करती हूँ, है ना। सो कोई अनजान व्यक्ति है, अभी आई हैव टू जज दैट पर्सन ऑल्सो कि उसका बिहेवियर कैसा होगा। कंटिन्यू। सो मैं ऑब्जर्वेशन वाले पार्ट में नहीं रह सकती, है ना। मेरे को अनुमान भी लगाना पड़ेगा कि ये व्यक्ति सेफ है कि नहीं है। तो वो मैं एनवीसी के फॉर्मूला में कैसे कर सकती हूँ? देखिए, अगर किसी को इवेलुएट आपको करना है तो जरूरी नहीं है कि उसको दिया ही जाए, इम्पैथी दी ही जाए। जरूरत तो नहीं है फिर। ये तो बेसिकली उस व्यक्ति का जो योग्यता है और जो पात्रता है, उसकी क्या स्थिति है, वो इवेल्युएशन का मूल मुद्दा बनता है। और इम्पैथी देते समय अगर इम्पैथी देना भी है और उस समय दे हुए भी अगला अगर कंट्रोल करने की सिचुएशन में आ रहा है, तो सिंपल काम करना होता है, अपना कंट्रोल नहीं देना होता है। तो आप कंट्रोलिंग स्टेटमेंट जो भी बोलेंगे, वो भी हमारे लिए फिर से जो है, आपकी नीड और फीलिंग को आर्टिकुलेट करके बताने की जरूरत होगी। या हम अगर इनसिक्योर फील कर रहे हैं किसी जगह पर, तो अपनी फीलिंग और नीड को बताने की जरूरत है। कम से कम नीड तो बताने की जरूरत है ही ठीक से। एक जो चूक मुझे आपकी बात से अनुमान बन रहा है, मैं पक्का नहीं हूं, वो ये है कि कहीं ना कहीं आप इम्पैथी को एक टेक्निक के रूप में यूज कर रहे हैं जिसको भाव का सपोर्ट नहीं है। अंदर अगर वो भाव होता है सचमुच में, तो इम्पैथी की टेक्निक काम आती है। भाव के बिना जो आप इम्पैथी देने का, शायद शायद लगा के मैं कहूंगा, शायद भाव के बिना इम्पैथी देने का आप प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वो टेक्निक आपको भारी लग रहा है। जी दीदी, यही पूछ रही हैं या कुछ और? माइक देना होगा उनको अगर नहीं दिया हुआ है। हम्म, जी भैया। यही पूछ रही थी, भाव का सपोर्ट तो मुझे जितना मेरे में दिख रहा है, भाव का सपोर्ट तो है ही, है ना। बट आई थिंक कहीं कहीं पे कहीं कहीं पे जो अ, अपना कंट्रोल देने की गलती शायद ऐसे हो रही है कि ओवर एक्साइटमेंट, और है ना, अपने ऊपर सारा लोड ले लेना, कि मैं तो सब कर दूंगी, उस वजह से शायद वैसा हो रहा है।
प्योरली एम्पैथी हो वो नहीं भी पा हो रही, सकता मतलब है, वो और या तो शायद सिंपैथी में चले जा रहा है। जी दीदी, एक तो सिंपैथी में जा रहा है, दूसरा शायद कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि दूसरे के भाव के रूप में, दूसरे के भाव के अच्छे या बुरे होने के कारण के रूप में आपने खुद को पहचानना शुरू कर दिया है। ये जो लोड आता है अपने ऊपर ना, वो ये गलती हम फिर से शुरू कर देते हैं कि दूसरे के भाव के सकारात्मक या नकारात्मक होने का आधार उसकी जरूरतों का पूरा होना या नहीं होना है। हम उसके कारण के रूप में जब अपने को पहचानने लगते हैं, तब ये सारी बात उठती है कि मैं कर दूंगा। अगर हमको दिखता है कि अगले की नीड का पूरा होना या नहीं होना उसके सुखी दुखी होने का आधार है, या सकारात्मक और नकारात्मक भाव का आधार है, तो हम उसमें एक सहयोग तो हो सकते हैं, हम मूल कारण नहीं हो सकते। हम स्टिमुलस तो हो सकते हैं, अगर एनवीसी के लैंग्वेज में कहिएगा तो हम स्टिमुलस तो हो सकते हैं, नहीं हो सकते दूसरे का। जैसे दूसरा हमारे लिए स्टिमुलस तो हो सकता है, काउज नहीं हो सकता है फीलिंग का। ऐसे ही हम भी दूसरे के लिए स्टिमुलस तो हो सकते हैं, काउज नहीं हो सकते। काउज मान लेंगे अपने को तो लोड आना शुरू हो जाएगा। जी जी भैया, दीदी। बट इवैल्यूएशन वाला पॉइंट रह गया। इवेल्युएशन का एनवीसी से बहुत लेना देना नहीं है। इवेल्युएशन एक अलग टॉपिक है, तो बहुत विस्तार में नहीं करता हूँ उसको। उसको अगर देखना हो तो मुझे लगता है कि पिछले बार के यूथ कैंप में विवाह के दौरान इस जी पर चर्चा किया था कि जी जी भैया। इवेल्युएशन कैसे करें, तो उसकी डिटेलिंग वहां पे मिलेगी। अभी ओके के भैया। हाँ, अभी के लिए तो मैं सिंपल इतना ही कहूंगा कि इवेल्युएशन के लिए किसी को ऑब्जर्व करने की जरूरत होती है, और उसका व्यवहार अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोगों के साथ कैसा है, उससे पता चलता है अगले का। तो अभी इतने पे रोक लेता हूँ। हाँ जी भैया, इसमें एक लाइन मैं ऐड कर सकती हूँ क्या, जो मुझे दिख रहा है मैं कहाँ गलत जा रही हूँ? श्योर श्योर। हाँ कि वो जो व्यक्ति है उसका व्यवहार कैसा है सबके साथ, इस बेसिस पे इवैल्यूएशन ज्यादा सटीक हो पाएगा। और मेरे अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि वो व्यक्ति का एक स्टेटमेंट मेरे को इतना ज्यादा चुभ जाता है, मैं अपनी फीलिंग का कारण वो व्यक्ति के स्टेटमेंट को मान लेती हूँ। पहली गलती तो ये होती है, अपनी नीड को नहीं मानती। और वो स्टेटमेंट मुझे इतना चुभ जाता है कि सिर्फ उस स्टेटमेंट के बेसिस पे उसकी पूरी पर्सनैलिटी ही डिसाइड कर लेती हूँ। तो वो इवैल्यूएशन बिल्कुल ही गलत चला जाता है। जी, ये इनएप्रोप्रिएट जजमेंट है। हम्म। हम्म। इसको धारणा बनाना कहते हैं किसी के लिए, सामान्य हिंदी में। जी भैया। जी, थैंक यू भैया। बढ़िया। नमस्ते। नमस्ते भैया। इन्हीं का कोई प्रश्न या शेयरिंग हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी भैया, और तो कोई हैंड रेज नहीं है। बढ़िया, तो आज मेरे पास अच्छा समय है। मैं सोचता हूँ कि जो पिछले 3-4 मीटिंग से मैं बात कर रहा हूँ संवेदनाओं के संदर्भ में बात करने का, उस पर थोड़ी बात कर देता हूँ। सेशन में जुड़ने वाले कई सारे लोग तो आज हमारे सामने ही बैठे हुए हैं यहाँ पर। 10 लोग से तो ज्यादा यही दिख रहे हैं हमको। तो मैं बात को शुरू कर लेता हूँ। इनफैक्ट संवेदनाओं को देखने जाएंगे ना, तो संवेदना का मतलब है शरीर की जो पांचों ज्ञानेंद्रिय है, आंख की, नाक की, कान की, जीभ की, त्वचा की, ये पांचों ज्ञानेंद्रिय से बाहर के बारे में जो सूचना हमको मिलती है, उसको संवेदना कहा है। पांचों ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से बाहर की वस्तु की जो
सूचना हमको मिलती है उसको संवेदना कहा है। और हमको मिलती है का मतलब जीवन को मिलती है। तो जीवन ही वो सूचना को रीड करने का, पढ़ने का काम करता है। और उसकी प्रक्रिया ये है कि कोई बाह्य वस्तु के साथ, बाहर की किसी वस्तु के साथ जब ये पांच में से किसी इंद्रिय का संपर्क होता है तो वहां कुछ घटना घटती है। और वो घटना की सूचना नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र और ब्रेन, मेधस के माध्यम से हम तक यानी जीवन तक पहुंचती है और जीवन उसको रीड करता है। ये प्रक्रिया है घटना के हम तक पहुंचने का। इसमें आप देखेंगे तो ब्यूटी ये है, ये इंद्रिय और जीवन कॉम्बिनेशन की ब्यूटी ये है कि वो जो बाहर शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जो वस्तु में होते हैं उसका हमको पता चलता है। बाहर वस्तु के शब्द रूप रस गंध का इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से हमको पता चलता है। तो पहली इंटरेस्टिंग ब्यूटी तो ये है कि बाहर की वस्तु में ये पांच ही चीजें हैं, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध है। और शरीर में भी पांच ही ज्ञानेंद्रिय है जो इन पांचों को रीड करने का काम कर लेता है। तो बाहर की वस्तु के एट्रीब्यूट्स हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में, उसको ये पांच इंद्रिय के माध्यम से हम पहचान लेते हैं। पहला ब्यूटी तो ये दिखता है। दूसरा ब्यूटी ये दिखता है कि बाहर की उस वस्तु में ये पांचों शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो वो है विषय है वो अविभाज्य रूप से उसमें जुड़ा हुआ है। में देखिएगा तो उसका रूप, उसका रस, उसका गंध ये सब अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है, एक साथ है उस आम में। रूप भी, रस भी, गंध भी सब एक साथ। लेकिन हमारा जीवन और वो खास ज्ञानेंद्रिय जैसे आंख, तो जीवन और आंख ये दोनों के योगफल में ये होता है कि उस वस्तु में पांचों शब्द स्पर्श रूप रस गंध होते हुए भी हम उसमें से रूप को देख लेते हैं, रूप को पहचान लेते हैं। अगर जीव के माध्यम से उसको देखने जाएंगे, ठीक, तो ये होगा कि जीव और जीवन के योग में हम उसके रस को पहचान लेते हैं। रूप नहीं पहचान में आता है, रस पहचान में आ जाता है। तो वो पांचों अविभाज्य होते हुए भी जीवन और इंद्रिय के योगफल में ये कैपेबिलिटी है, ये क्षमता है कि वो उसमें से एक एक को निकाल के पहचान लेता है, देख लेता है, रीड कर लेता है। अब इन संवेदनाओं का प्रयोजन देखेंगे कि क्या है, पर्पस देखेंगे कि क्या है, इसकी सार्थकता या उपयोगिता देखेंगे कि क्या है। तो वो बेसिकली शरीर को स्वस्थ रखने के अर्थ में आता है। लेकिन मैं एक बार के लिए यहाँ पे रुक जाता हूँ, पर कोई भी प्रश्न हो तो एक बार बताइए, या किसी बात को लगता हो रिपीट करना है तो वो करके फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। व्यापक वो आकाश के रूप में नजर आए। जी, इस दर्शन की दृष्टि से देखिएगा तो व्यापक को, हाँ, तो आकाश के रूप में नजर आएगा तो उसको अपन त्वचा के द्वारा अनुभव करें कैसे? नहीं नहीं, पांच में से कोई भी इंद्रिय नहीं है जो उस आकाश को महसूस कर सके, नहीं महसूस होता। वो सब जगह है, जी, वो पांचों से सम्मिलित रूप से भी नहीं अनुभव। नहीं महसूस होता है। आकाश की संवेदना नहीं होती।
जिसको मध्यस्थ दर्शन में आकाश कह रहे हैं। और उसमें वायु है, जी वा से महसूस कर जी सकते। बिल्कुल, वायु को स्पर्श से महसूस करते हैं। आकाश की संवेदना नहीं। तो फिर आकाश को किस तरह से हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं? सामान्य लहजे में अगर देखिएगा, जिसको हम लोग उस तरह से देखते हैं किसी स्थान के रूप में, तो बेसिकली रूप से जब उसको देखने जाते हैं तो अभाव के रूप में वो पहचान में आता है। तो जैसे वस्तु या इकाई को देखते हैं तो उसके शेप साइज के रूप में पहचान में आता है। अभाव के रूप में जब देखते हैं तो वो खाली स्थान के रूप में एक भास सा होता है। बट आगे जब उसको बढ़ाते हैं तो बेसिकली बोध की जगह पर, अनुभव की जगह पर उसको पहचानने की क्षमता जीवन में है, कि जीवन सीधा सीधा उसको पहचान सकता है, देख सकता है। बढ़िया। परंतु शब्द को आकाश से जोड़ा गया है। परंपरागत रूप में जोड़ा गया है, हम्म। पर वहां आकाश का अर्थ भिन्न है मेरे हिसाब से। अगर मैं ठीक समझ पाया हूं तो वहां आकाश का अर्थ भिन्न है। तो अभी उस पे नहीं जाता हूं मैं। तो उसमें सह अस्तित्व को जोड़ा है, आकाश को। जी, अगर मैं अनुमान करता हूं तो ऐसा लगता है कि वायु वो जगह है जहां परमाणु आपस में जुड़ करके, और बहुत विस्तार नहीं करेंगे इसको, टॉपिक हमारा चेंज होगा। कोई कमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि किन्हीं ने पूछा है तो उसको क्लोज कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि डिस्कशन के लिए ओपन कर रहे हैं। वायु जब कहते हैं तो वो परमाणु आपस में मिल करके अणु के रूप में स्थापित हैं, तो उसको कहते हैं। उससे पीछे जाके देखेंगे तो आकाश ऐसा लगता है कि व्यापक में जो परमाणु अंशों का दूर दूर होना है। कुछ स्तरों में परमाणु भी अगर बहुत दूर दूर हैं, जो आपस में जुड़ करके वायु की रचना नहीं किए हैं, तो वो सब आकाश में आएगा। वो सब आकाश में आएगा, ऐसा अनुमान बनता है। बट इसको आगे एक्सपेंड नहीं करेंगे, भैया, टॉपिक चेंज हो जाएगा। ये जो इसी संदर्भ में बात कर रहे हैं जो चल रहा है, ये रूप रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये संवेदनाएं हैं। और इनको पहचानने के लिए शरीर में ये जो ज्ञान इंद्रियां है, उन ज्ञान इंद्रिय से है कि जैसे आँख का विषय रूप हो गया, नाक का विषय गंध हो गया। तो ये संवेदना और इंद्रियां अलग अलग है या एक ही? इंद्रिय में जो घटना घट रही है, बाह्य वस्तु का इंद्रिय के संपर्क से जो घटना घट रही है, उस घटना को अगर शरीर में देखने जाएंगे, इंद्रिय में देखने जाएंगे, तो उस घटना को संवेदना कह रहे हैं। बट अगर बिल्कुल प्रिसाइजली कह रहे हैं तो उसको जो जीवन रीड करता है, पढ़ता है, वो जो इंफॉर्मेशन जीवन तक पहुंचता है और जीवन अपनी दृष्टि के साथ उसको पढ़ता है, उसको संवेदना कह रहे हैं। तो संवेदना के एक छोर में वो घटना है जो बाह्य वस्तु और इंद्रिय के संपर्क से इंद्रिय में घटित हो रहा है, और दूसरा छोर उसका जीवन में है जो उसको रीड करने का, उस इंफॉर्मेशन को पढ़ने का काम कर रहा है। तो फिर ये संवेदनाएं जीवन में है, ऐसा ऐसा भाषा बनेगा? जी वही कह रहा हूं। अब आप भाषा कैसा दे रहे हैं उसको देख लीजिए। बट संवेदना का जो एक छोर है, वो छोर शरीर में घटने वाली घटना है। दूसरा छोर ये है कि जीवन उसको पढ़ने का काम करता है। तो अब आप संवेदना शब्द किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं वो आप डिसाइड कर लीजिए। तो रीड करते हैं तो फिर वो जीवन में है, जी, घटना के रूप में देखते हैं तो वो तो शरीर। इंद्रिय में है, शरीर में है ठीक। जी। एक जगह पढ़ा था कि 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, इसी तरह से राम नाम सभी कहे, दशरथ कहे न 10 रित कहे न कोई। 10 रित में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो जो 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों पर संयम कर सकता है, उसका महत्व ज्यादा बताया है। जी
हाँ, हैंड रेज है तो हैंड दे दीजिए वहाँ। श्रद्धा दी है भोपाल से, दे दीजिए उनको माइक। जी दीदी नमस्ते। दीदी आपको माइक दिया है श्रद्धा दीदी। नमस्ते भैया, मेरी आवाज आ रही है भैया? जी दीदी जी नमस्ते। भैया, मैं बस इतना पूछना चाह रही थी कि जैसे जो हमारा जीवन है और जो हम हैं, जो हमारी संवेदनाएं हैं, तो संवेदनाएं भौतिक या रासायनिक रूप में हम तक पहुंचती हैं, लेकिन जब हमें अपने जीवन को जो संदेश मिलता है उसमें हमने पढ़ा है कि भाई कोई भी भौतिक और रासायनिक चीजों का आदान प्रदान नहीं होता है। तो फिर जो वो संदेश देता है शरीर अपने सेल्फ को, तो किस तरह से हमारा सेल्फ मतलब उसको पढ़ पाता है, या किस रूप में वो संदेश देता है शरीर सेल्फ को? दीदी उसकी डिटेलिंग को फिर बहुत ज्यादा नहीं करूंगा अभी, लेकिन जो दर्शन में लिखा है उसके हिसाब से तो ये है कि शरीर से वो सारी सूचना ब्रेन तक आती है, जी। और ब्रेन के अंदर बताते हैं कि एक फ्लूइड जैसा तरल वो है, पदार्थ है, जिसमें बेसिकली वो कंपन होता है। ये जो शरीर से सारी सूचना पहुंची, वो ब्रेन के उस तरल पदार्थ में कंपन होता है, और उसमें कहते हैं कि मूंछों जैसे बाल जैसी रचनाएं हैं, ठीक, जो उस सिग्नल को रीड करने का काम करती हैं, और वहां से वो जीवन तक पहुंचता है। तो अल्टीमेटली तो किसी न किसी फॉर्म में वो सिग्नल है जो जीवन तक पहुंचता है। मॉडर्न साइंस की भाषा में देखेंगे तो प्रोबेबली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, विद्युत चुंबकीय तरंग। दर्शन की जगह से पक्का नहीं कह सकता हूं कि वो क्या है। दर्शन की जगह से इतना ही कह सकता हूं कि अल्टीमेटली ब्रेन में वो फ्लूइड में जो तरंग होता है, उसको जो वो मूंछों जैसे बाल की संरचना है जो रीड करता है, वहां से बेसिकली वो जीवन तक पहुंचने का काम होता है। ऐसा बता रहे हैं दीदी। यही पूछ रहे हैं दीदी, और कुछ पूछ रहे? जी भैया, मतलब मैं शायद मतलब थोड़ा थोड़ा तो समाधानित हुई हूँ, लेकिन मैं जो पूछना चाह रही हूँ उसको मैं प्रश्न रूप में रख नहीं पा रही हूँ ठीक से। जो मेरा सवाल है, वो जो आपने बोला कि कंपन के रूप में सेल्फ तक जाता है, फिर कंपन किस जी तरह से जो मतलब सेल्फ उसको किस तरह से रीड करता है, वो हर तरह की संवेदनाओं को रीड करता है, रूप रस स्पर्श गंध वाली जो आपने बात कही, वो एकदम मैं मतलब वो जी दीदी, तो प्रश्न जीवन का सुनने। मन है जो। भैया आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आ रही है। जी जी, अब आई भैया। जीवन जो रीड करता है, वो तो बेसिकली जीवन का मन है जो इसको रीड करने का काम करता है। मन की क्रिया है जो इसको रीड करने का काम करती है। और अगर मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में देखेंगे तो मन की लगभग 10 क्रियाएं हैं जो ये पांचों ज्ञानेंद्रिय से जुड़ी हुई। 6 तो स्वाद की हैं और 4 अदरवाइज हैं। मन की 32 में से 10 क्रियाएं हैं जो ये संवेदनाओं को रीड करने से जुड़ा हुआ है। तो जीवन में जो रीड करता है वो तो मन है। शरीर में जो भौतिक रासायनिक घटना घट रही है, वो सब घट के अल्टीमेटली वो सूक्ष्म कंपन या तरंग के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसको जीवन रीड करता है। तो जीवन क्या करता है पूछेंगे तो कहीं ना कहीं उन कंपन या तरंगों को पहचानने का काम करता है। वापस जो जीवन इंस्ट्रक्शन देता भी है, वो भी इसी कंपन या तरंग के फॉर्म में देता है, जो वापस उसी फ्लूइड पर देता है, और वहां से फिर वो स्ट्रक्चर से पूरा बॉडी तक ट्रांसमिट होता है। तो जो फ्लूइड पर कंपन है बेसिकली, वो जगह है जहां जीवन अपने तरंगों को देने लेने का काम कर पाता है। वो जो फ्लूइड है, लिक्विड है, वो जगह है जहां जीवन अपने तरंगों को देने का काम कर पाता है।
और वहां से फिर वो जो बालों जैसा स्ट्रक्चर है वो बेसिकली रीड करके पूरे बॉडी में ट्रांसमिट करने का काम करता है। इतना ही कह सकता हूँ श्रद्धा दी अभी तो। जी भैया, मतलब जो आप फ्लूइड बोल रहे हैं जो कि हर कोशिका में जीव द्रव्य के रूप में है, उसी से मतलब है फ्लूइड से मतलब जो हमारी एक एक फ्लूइड कोशिका दीदी में ब्रेन, हर कोशिका में ब्रेन वाला नहीं, फ्लूइड। ब्रेन, ब्रेन में एक फ्लूइड है पूरा पानी जैसा तरल हाँ हाँ वो, पदार्थ। जी 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 जी, जी ठीक है भैया जी, जी। वो धन्यवाद ब्रेन भैया। हर कोशिका का नहीं है, हम्म। ब्रेन में है। ठीक बात है, जो न्यूरॉन्स के माध्यम से ऊपर तक वो जो व्हाइट और ग्रे मैटर है उसके माध्यम से जो संदेश पहुंचते हैं, वो फ्लूइड का जो कंपन होता है वो संदेश देता है, मतलब यही है ना भैया? जी जी भैया, धन्यवाद भैया। जी जी जी। इनफैक्ट फ्लूइड पर तरंग को पैदा करना आसान है, उस फ्लूइड पर कंपन या तरंग को पैदा करना आसान है। तो जीवन का सूक्ष्म सिग्नल भी वो कर पाता है, कर पाता है। तभी इंस्ट्रक्शन जीवन से शरीर पे आता है, नहीं तो कैसे आएगा। जी। इसमें प्राण कौन सी चीज है? मूल रूप में देखिएगा तो वो जो तरंग आ रहा है जीवन से शरीर की तरफ, उसको मूल प्राण कह रहे हैं वहां। तो सूक्ष्म प्राण तो वो है। स्थूल प्राण उसको कहते हैं जो फिर शरीर के अंदर वायु का संचार होता है, उसको स्थूल प्राण कहते हैं। शरीर के अंदर जो वायु का संचार होता है उसको प्राण अपान व्यान समान उदान के रूप में पहचाना है, वो स्थूल प्राण है। कि क्या है तो मन से मेधस तक जो वो तरंग या कंपन आ रहा है वो सूक्ष्म प्राण है। जी, समहाउ आज के लैंग्वेज में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसा कुछ है या होगा, ऐसा मैं अनुमान कर सकता हूँ। हाँ जी वंदन, कोई और प्रश्न है जी या भैया, आगे बढ़े? भैया ये बरखा दीदी का हैंड रेस था। दीदी आपका क्वेश्चन हो तो आप फिर हैंड रेस कर एक सकते बार हैं। चेक कर लीजिए। हाँ इतना मैं पूछूं भैया? जी दीदी, जी माइक दिया आपको। ये जो सर, नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। आ, आपने जैसा कहा कि इंद्रियों से संवेदना आ रही है और फिर जीवन के साथ, तो चूंकि हमारी इंद्रियां और जीवन यानी जड़ और चैतन्य का सहअस्तित्व है, तो हम उसको पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ऐसे ही है ना भैया? जी जी तो अभी इसी चीज को मैं जीवन में चेक कर रही हूँ। और अभी जो आपने बताया भी कि जो सूक्ष्म तरंगे और ये, तो ये एक प्रस्ताव है या स्थापित सत्य है? अब हमारे आपके लिए प्रस्ताव है, जिसने जी, देख के लिए स्थापित सत्य। तो इसीलिए मैं पूछ रही थी कि अभी 2-4 दिन पहले मैं इस चीज का परीक्षण कर रही थी कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी और एनेस्थीसिया दिया गया। तो उसके पहले तक मैं जड़ शरीर और चैतन्य के विभेद को, कि इंजेक्शन लग रहा है तो वो संवेदना दर्द वाली जो पेनिट्रेट किया गया, उसको बॉडी में लगाया गया है, उसको चैतन्य अ, पढ़ रहा है, उससे फिर दर्द को महसूस कर रहा है। फिर जब एनेस्थीसिया दिया गया था, तब जो उन्होंने इंजेक्शन लगाया, उस समय मैंने एक शब्द पर अपने आप को सेट कर लिया था कि ओम ऐसे बोल के, और फिर बेहोशी आ गई। आई थिंक कि बेहोशी आ गई। और जब मैं फिर से मतलब होश में आई, तब तक मुझे बीच की स्थिति का कुछ भी पता नहीं था, और मुझे ये लग रहा था कि जो ऑपरेट वगैरह करना था ये इन्होंने किया नहीं है अभी तक, तो ये कब करेंगे। जबकि मुझे बाद में पता चला कि
वो हो गया है। तो जब मैं होश में आई उस समय और जब मैं बेहोश हुई थी उसके बीच में वो जो लंबा समय था वो मेरे मस्तिष्क में बिल्कुल भी नहीं था। तो वही शून्य स्थिति थी क्या, कि तब मुझे कोई भी संवेदना, कोई भी शब्द, रसगंध रूप कुछ भी पता नहीं था। और यहाँ तक कि मुझे चैतन्य में वहां से कोई सूचना नहीं मिल रही थी और यहाँ से चैतन्य शायद कुछ सूचना नहीं दे रहा था, क्योंकि वो बीच का जो पीरियड था वो मुझे बिल्कुल भी आ, याद ही नहीं है। और जिस शब्द जी के दीदी, साथ मैं उस अवस्था में गई सॉरी थी सॉरी। वो शब्द उस समय चलता रहा भीतर या नहीं चला, इस तरह की मतलब कोई भी, क्योंकि ये पहली बार है अब चूंकि आप लोगों के साथ जुड़ गई हूँ, वरना इसके पहले ट्रीटमेंट वगैरह में इतना, पर इस बार जड़ और चैतन्य के प्रति सचेत होके देख रही थी। तो वो जो पीरियड था वो मुझे बिल्कुल भी मतलब स्मरण में नहीं है। तो ये मैं अपना अनुभव बता रही थी आपको। अब इसकी आप जो भी जैसी व्याख्या करें, तो शायद वही जी शून्य दीदी, था। आज बहुत ज्यादा नहीं कर आज मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करता हूँ इस पर। आज तो जी मैं भैया, क्योंकि संवेदना आप संवेदना बताना चाह रहे थे और शब्द वो बिखर आज रहा है। तो मैं जी भैया। के दुख वाले हिस्से पर थोड़ा बात करना चाह रहा हूँ। जी जी जनरल जी। तो आपने कहा, उसका भी एक लाइन का कमेंट इतना ही है कि उस दौरान आपको संवेदनाओं का, क्योंकि कहीं ना कहीं एनेस्थीसिया वो नर्वस सिस्टम को स्लो करने का काम कर देता है, जी। जिसके कारण वो सूचनाएं उस इंटेंसिटी से नहीं पहुंच पाती हैं कि जीवन उसको रीड कर सके। हम्म। जी दीदी। जी, वो एक रहस्य की तरह रह गया मेरे लिए, क्योंकि अभी जांच परख तो चल ही रही है भैया। जी, थैंक यू जी भैया। बढ़िया है, सोचते रहा जाए। ठीक है, तो हम अब आगे चलते और ये बात कर रहे थे कि संवेदनाओं के प्रयोजन को देखेंगे कि प्रयोजन क्या है। पहले तो ये बात किया कि संवेदना आती किस तरह से है। अब उसके प्रयोजन को अगर देखेंगे कि क्या है, तो शरीर के लिए अनुकूल और प्रतिकूल को पहचानने के अर्थ में, शरीर स्वास्थ्य के लिए अनुकूल और प्रतिकूल को पहचानने के अर्थ में शरीर संवेदनाओं का रोल है। तो ठंडी गर्मी के लगने के आधार पर हमको पता चल पाता है कि कौन सा तापमान शरीर के लिए ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है। तो आग में पैर पड़ने से हटाने का काम हो पाता है। बहुत ठंडे बर्फ में भी पड़ जाए तो भी पहचान आती है और हम हटा पाते हैं। इसी तरह से भोजन करने जब जाते हैं तो भोजन के स्वाद से हमको पता चलता है कि वो आम खाने लायक है कि नहीं, वो रोटी दाल सब्जी खाने, उसके स्वाद से हमको पता चलने का काम होता है। तो आम पक गया है, ये इसके गंध से पता चलता है, उसके स्वाद से भी पता चलता है, उसके रंग रूप से भी पता चलता है। छू करके देखने जाएंगे तो उससे भी उसका पता चलता है। तो इस तरह से संवेदनाओं के प्रयोजन को देखते हैं, पर्पस को देखते हैं, तो ये दिखता है कि शरीर को स्वस्थ रखने के अर्थ में अनुकूल और प्रतिकूल की पहचान करने में सहयोगी है। शरीर को स्वस्थ रखने के अर्थ में अनुकूल और प्रतिकूल को पहचानने की दृष्टि से संवेदनाओं का उपयोग है। तो संवेदना का अगर उपयोग देखने जाएंगे तो ये दिखता है। इसी तरह से ये जो चार विषय है, आहार निद्रा भय मैथुन, उसको भी मैं साथ में ही बात कर देता हूं कि उनके भी पर्पस को देखेंगे तो शरीर का पोषण संरक्षण और उसकी परंपरा का बने रहना, ये उसका पर्पस दिखता है। तो आहार का पर्पस है शरीर को पुष्टि देने के अर्थ, शरीर को पुष्ट करने के अर्थ में, पोषण देने के अर्थ में आहार का पर्पस है।
निद्रा का पर्पस देखेंगे तो थक जाता है कामों को करते हुए, खास करके ब्रेन में जो थकान होती है उसको आराम देने की दृष्टि से, उसको रिजनोवेट करने की दृष्टि से, उसमें फिर से ताजगी पाने की दृष्टि से, फिर से उसके तरोताजा होने की दृष्टि से निद्रा का महत्व है। तो वो जो थकान हो गई है, वो थकान के हरण की क्रिया, उसके समाप्त होने की क्रिया हो पाती है निद्रा के माध्यम से। तो शरीर का थकान मिटाने की दृष्टि से, जिसमें ब्रेन मुख्य रूप से शामिल है, निद्रा का महत्व है। बाकी शरीर को तो फिर भी सामान्य लेटने से रेस्ट मिल जाता है, लेकिन ये जो विचारों का हम लगातार आदान प्रदान करते रहते हैं, कहीं ना कहीं ब्रेन को उसमें इन्वॉल्व करते रहते हैं और इंटरेक्ट किए रहते हैं, वो आराम तो गहरी निद्रा में, सुषुप्ति में ही मिल पाता है। तो ये निद्रा का प्रयोजन दिखता है। तो आहार हो गया, निद्रा हो गई। ये जो तीसरा भय है वो वस्तुतः सुरक्षा के अर्थ में है, शरीर के संरक्षण के अर्थ में। शरीर की सुरक्षा की दृष्टि से, शरीर के संरक्षण की दृष्टि से वातावरण से कोई भी वैसा सिग्नल मिलता है, कोई भी वैसी आहट मिलती है जिससे शरीर को खतरा होने का संभावना दिखता हो, तो शरीर वहां अपने को जो है वो सिग्नल देखिएगा तो वो पहचान पाते हैं, और जीवन में वो जो विषय है भय का, वो इस रूप में दिखता है, शरीर सुरक्षा के अर्थ। तो सामान्य से सामान्य स्थिति में भी हम किसी काम में उलझे हुए हैं, तब भी जो भय वाले सारे, भय का मतलब शरीर सुरक्षा के अर्थ में जो प्रतिकूलता जब कभी भी दिखाई देती है, तो उन सिग्नल्स को हम पहचान पाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। इस रूप में भय का प्रयोजन दिखता है, भय का पर्पस दिखता है। और जो चौथा है मैथुन, उसके प्रयोजन या पर्पस को देखेंगे तो शरीर की परंपरा को बनाए रखने के अर्थ में उसका प्रयोजन दिखता है, उसका पर्पस दिखता है। और ये 6 और 5 संवेदना को जीवावस्था ने भी अभिव्यक्त कर दिया है, प्रकाशित कर दिया है। यानी जीवावस्था में भी ये चारों विषय और पांचों संवेदनाओं का प्रयोग करता हुआ जीवन दिखता है। तो दर्शन में बार बार ये बात कहते हैं कि अगर इसी में आदमी को भी जीना होता तो जीवावस्था ही पर्याप्त थी, एक अलग से ज्ञानावस्था की क्या जरूरत थी। इतना काम तो वहीं हो जाता है कि शरीर को बनाए बचाए चलाए रखने का काम तो वहीं हो जाता है। बल्कि ऐसा दिखता है कि जीवावस्था का जीवन चूंकि शरीर प्रधान विधि से या वंशानुसंगी विधि से जीता है, इसलिए उसमें ये 4 विषय और 5 संवेदनाएं शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में नियंत्रित रहती हैं, संतुलित रहती हैं, व्यवस्थित रहती। जबकि मानव जीवन प्रधान अभिव्यक्ति होने के कारण अब ये 4 विषय और 5 संवेदना पूरी तरह से शरीर से नियंत्रित भी नहीं रहता है। इसलिए समझ के अभाव में मानव इनका प्रयोग करके शरीर को खराब कर लेता है। तो जीवावस्था इनका प्रयोग करके मानव से ज्यादा बेहतर ढंग से अपने शरीर को, मानव इनका प्रयोग भ्रमवश करके शरीर को भी खराब कर लेता है। तो उतना ही प्रयोजन अगर होता तो जीवावस्था में वो प्रमाणित था, ये तर्क दर्शन में अलग अलग जगहों पर देते हैं। तो कोर बात पूरे को समेट के ये कह रहे हैं कि 4 विषय और 5 संवेदनाओं का जो प्रयोजन है वो शरीर का पुष्ट रहना, संरक्षित रहना, संतुलित रहना, पीढ़ी दर पीढ़ी उसका परंपरा बने रहना, ये उसका प्रयोजन है। तो एक बार के लिए और मैं यहाँ रुक जा रहा हूँ।
इस मुद्दे से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो एक बार उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। वो भैया जैसा भी चर्चा चल रही थी कि जीवन के पास जो सूचना जा रही है वो संवेदना के माध्यम से शरीर के अंदर मेदस में कंपन और तरंगों के माध्यम से जा रही है। तो ये जो भाषा का रोल है, तो ये भाषा फिर मेदस में है या जीवन में भी? हम अभी थोड़ा पिन पॉइंट करते हैं ये जो इस बात, इस पर आगे कभी बात कर लेंगे अगर करना होगा तो। अभी हम पिन पॉइंट करते हैं इस बात पर कि ये 4 विषय और 5 संवेदनाओं के प्रयोजन पर जो अभी बात किया, मैं उसके संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो उसके लिए रुका हूं। उतने पर पिन पॉइंट करके फिर अगले मुद्दे पर चलेंगे, मुद्दे को फैला देंगे तो उलझ जाएगा जी। तो आपने अभी निद्रा के बारे में बताया, तो निद्रा आपने बताया कि मस्तिष्क के लिए विशेष रूप से जरूरत है, बॉडी को वैसे भी रेस्ट मिल सकता है। तो जनरली जैसे इंसान को मस्तिष्क के लिए स्लिप, साउंड स्लिप कितने घंटे की आवश्यकता होती है? अब ये तो मतलब अगर सामान्य विज्ञान के हिसाब से मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ, दर्शन के हिसाब से तो कुछ नहीं है मेरे पास। 6 से 8 घंटे सामान्य रूप से कहते हैं, पर कुछ लोग हैं जो 4 घंटे वाले भी हैं, नहीं है। तो एक एवरेज में विज्ञान वाला उत्तर दे रहा हूँ। उसमें मान लो जैसे 7 घंटे टोटल है, उसमें साउंड स्लिप 6 घंटे ही आ रही है और 1 घंटे आदमी पड़े पड़े विचार ही कर रहा है, मनन ही कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो बॉडी का काम तो उसमें भी चल ही रहा है। जी और मस्तिष्क का काम 6 घंटे में चल सकता है कि नहीं, ये मैं पूछना चाह रहा वही, अगर उस तरह से देखिएगा तो 6 के या 4 में भी लोग चला रहे हैं, ऐसा कहते हैं, और स्वस्थ ही हैं जी, स्वस्थ ही हैं। तो 6 तो ज्यादा है। बढ़िया। था। तो फिर उसमें 1 घंटा सोए सोए बॉडी को रेस्ट देते हुए मनन आराम से किया जा सकता है। जी, जिसको आप सोए हुए कह रहे हैं मैं उसको कहूंगा लेटे हुए। हाँ। जी, किया जा सकता है। ये सच जो विकार हैं, इसका क्या संबंध है इस संवेदना से? थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? वो तो थोड़ा लौट के देखिएगा तो हम्म। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो पूरा सीरीज पढ़ा हुआ है, उसमें जो पहला 3 है वो तो कई बार इससे जुड़ा हुआ दिखता है कि ये विषय और संवेदनाओं को भोगने की दृष्टि से काम दिखता है। जिसको काम संवेदना कहते हैं वो विषय और संवेदनाओं को भोगने की दृष्टि से दिखता है। हम्म। आचार्य शंकर ऐसा कहते हैं कि जब इन कामनाओं की पूर्ति में बाधा होती है तो क्रोध होता है, और जब कामनाएं पूरी होती हैं तो उसको और आगे पूरा करने के अर्थ में लोभ होता है। वो कामनाएं और पूरा होती रहे इस अर्थ में लोभ होता है, और वस्तु का सुविधा संग्रह वो सब में फिर वो लोभ जाता है। सामान्य रूप से ये 3 को देखेंगे तो वह दिखता है भोगना, भोगने में बाधा होने की समस्या, और भोगने के कारण उसका प्रज्वलित होकर के और भोगने की प्रवृत्ति, और उसके लिए सारा अनुकूलता तैयार करने की प्रवृत्ति। इस रूप में षड विकार के 3 का प्लेसमेंट ब्रॉडली दिखता है। बढ़िया। बाकी जो मोह मद और मात्सर्य है इसको कभी और बात करेंगे, वो बहुत संवेदना से सीधा नहीं जुड़ा हुआ है। अच्छा, धन्यवाद। वो कहीं ना कहीं मानव मानव संबंध से, स्वयं के अस्तित्व से, उन बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। बढ़िया। बढ़िया। तो हम थोड़ा और आगे चल लेते हैं भैया संवेदनाओं के। हैंड रेज है। हाँ, हैंड रेज है सॉरी तो भैया। जरूर जरूर दे दीजिए, दे दीजिए। भैया नमस्ते। नमस्ते ये जो दीदी। अभी आपने ये बताया ना कि जीव अवस्था में भी 5 संवेदनाएं और 4 विषय होते हैं और ज्ञान अवस्था में भी होते हैं, पर ज्ञान अवस्था में तो और मतलब डेवलप है, तो ऐसा क्या होता है कि हम उसका मिस यूज कर रहे हैं और वो लोग उसको यूज कर रहे हैं? उस वो क्यों होता है? मेरी आवाज आ रही है? उसी की भाषा है दीदी कि जीवावस्था और ज्ञानावस्था
मेरी आ रही कि नहीं वो बता सकते जी, दीदी? अब आ रही है, वंदन, अब मेरी आ रही आवाज है। आ रही क्या? आ एक रही है नहीं भैया आ आपकी रही आवाज। भी। जीव जीवावस्था और ज्ञानावस्था दोनों ही जीवन और शरीर का सहअस्तित्व होने के बावजूद भी जीवावस्था शरीर प्रधान अभिव्यक्ति है, जबकि ज्ञानावस्था जीवन प्रधान अभिव्यक्ति है। तो जीवावस्था के जीवन में आस्वादन चयन की क्रिया विकसित है और वो शरीर सापेक्षी है, जबकि ज्ञानावस्था में आते हैं तो ऊपर विश्लेषण तुलन चित्रण के विकसित हो जाने से अब वो शरीर की सीमा में नियंत्रित नहीं रहता है, फैल जाता है। इसलिए जो काम वहां शरीर सापेक्ष ढंग से चल जाता था चयन आस्वादन भर से, वो अब नहीं चलता है, क्योंकि विचार फैल गया है, जो है एक्टिव हो गया है, क्रियाशील हो गया है, इच्छा क्रियाशील हो गई है। तो इस कारण से वो अब शरीर भर से नहीं रह पाता है। तो उसका प्रयोजन भी इसलिए जो अब अगला बात कह रहे हैं वो ये कि ज्ञानावस्था में अगर मानव को देखने जाएंगे तो यहाँ शरीर का प्रयोजन, ये जीवन और शरीर का सहअस्तित्व होते हुए ये 4 विषय और 5 संवेदना को ही जीवन प्रमाणित करे, ये उसका प्रयोजन नहीं है, बल्कि ज्ञान समाधान और उपकार के अर्थ में वो आगे बढ़ सके, ये उसका प्रयोजन दिखता है। और कोई बात दीदी? तो भैया इस प्रयोजन में शरीर का स्वास्थ्य का भी तो ध्यान होना ही चाहिए था ना। मतलब अगर चीजें बढ़ी हैं तो शरीर का इतना दुरुपयोग क्यों करती हूँ मैं? मतलब दुरुपयोग मतलब जितना ध्यान रखना चाहिए उतना नहीं रखती हूँ। तो जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि हमारा उद्देश्य चेंज हो जाता है जीवावस्था से ज्ञानावस्था में, तो हम बाकी चीजों में लग जाते हैं, वो ठीक है। बट इसमें कहीं भी मैंने ये नहीं सुना कि इस वजह से हम शरीर का ध्यान नहीं देते या उसे जो खिलाना चाहिए उसकी जगह दूसरी चीजें खिलाते हैं। दीदी अब हो ये रहा है कि 4 विषय और 5 संवेदना शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में नियंत्रित नहीं होकर के सुखी होने के लिए प्रयोग होने लगा है। तो हम्म। जो ज्ञानावस्था का धर्म है सुख, वो जो समाधान से पूरा होना है, उसको सुविधा और संवेदना में ही ढूंढने का काम कर रहे हैं। तो हम्म। अनियंत्रित नहीं होगा तो क्या होगा? अब नियंत्रित समझ गई। हम्म। है। नियंत्रित हो सकता है अगर ज्ञान और समाधान वाला काम हो जाए, तो हम्म। वापस शरीर को स्वस्थ रखने का काम जीवन कर पाता है ज्ञानावस्था में भी। लेकिन अब हम्म। ज्ञानावस्था में जो शरीर को स्वस्थ रखने का काम होगा वो तो ज्ञान पूर्वक होगा, वो अब वंशानुसंगीयता से नहीं होगा, वो तो अब संस्कारानुसंगीयता से होगा। हाँ भैया मिल गया। मतलब चाहना कुछ और है, उसको गलत जगह पूरा कर रहे हैं इसलिए गड़बड़ कर रहे हैं। जी। जी दीदी। वो जी संस्कार भैया। चाहे मानने के आधार पर ही हो, सही मानने के आधार पर। क्या? फिर से? वो संस्कार जो है, आप जो कह रहे हो संस्कार अनुसार से चलेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। जी, संस्कार का मतलब तो मानना ही है, वो मतलब मानना ही है, स्वीकृति ही है, हाँ, जो जानने पर भी आधारित हो सकती है और नहीं भी हो सकती। आस्था पर भी आधारित हो सकती। जी बिल्कुल हो सकती। जी रचना दीदी नमस्ते। भैया प्रणाम। भैया इसमें पता नहीं रेलेवेंट है कि नहीं है, पर एक जिज्ञासा जैसे से बन रही थी जी जी कि जैसे दर्शन जो है वो पूरे व्यापक की बात करता है जिसमें कि अनेक ग्रह गोल हैं और उन ग्रह गोलों पर अ, हम जो अपने बारे में जान रहे हैं वो सिर्फ इस धरती के मानव के बारे में जान रहे हैं और अन्य ग्रह गोलों पर किसी और तरह का जीवित प्राणी हो सकता है। तो जो ये 4 विषय हैं, क्या ये सिर्फ धरती के लोगों के लिए ही है? और धरतियों पे हमें कैसे पता कि वहां वो निद्रा भी करते होंगे और भय भी होता होगा या आहार भी होता होगा और मैथुन भी होता होगा भैया? जी ये दीदी। मतलब हमें तो अपनी धरती के लिए ही ये दिखाई देता है ना, और दूसरी धरतियों के लिए मतलब एक कयास लगाते रहे हैं कि वहां पर कुछ अलग तरीके से होता है या कि वहां का प्राणी कुछ और तरीके से करता है। तो वो मेरा एक पता नहीं, एक मतलब कुछ अलग जिज्ञासा बन रही है ये इसकी। 2-3 कमेंट दीदी, और इस पे बाकी लोगों का और प्रश्न नहीं लेंगे।
जी। ये भी कयास ही है, हमारी आपकी जगह से यही कयास है कि दूसरे धरती पर भी जीवन है और मानव जैसा कुछ है। ये भी हम्म। कयास है अपनी हमारी जगह से, क्योंकि हमने देखा नहीं है। हम्म। कि यही कयास है, तब वो फिर उसमें क्या स्थिति है और कैसे वो विषय संवेदना का भोग करते होंगे, ये कयास ही रहेगा। इसका निष्कर्ष तो कुछ निकलेगा नहीं। अच्छा। अब इसके साथ वो बात दिखती है हम्म। कि एक धरती पर जितना हम देख रहे हैं, उतने के हिसाब से पहचान करके अध्ययन अभ्यास पूर्वक ज्ञान और समाधान के लिए काम कर लें, वो तो इस धरती की सीमा में चीजों को देखते हुए भी संभव है। हम्म। दर्शन के प्रणेता की जगह से देखेंगे तो उनका तो कहना यह है कि कुछ और धरतियों में भी उन्होंने देखा और इतना ही पाया। अच्छा। जी दीदी। हम्म। तो आज ठीक है। नागराज हम्म। की जगह से देखेंगे तो उनका हम्म। कहना है और हम्म। धरती हमने देखा और इतना ही पाया। अच्छा। हाँ भैया, है कहीं उसमें पढ़ा है ये। जी जी। दीदी। जी। ओके भैया, धन्यवाद भैया। बढ़िया। नमस्ते। नमस्ते भैया। तो अब हम आगे चल लेते थोड़ा। ये जो संवेदना के प्रयोजन पर बात किया ना, और जो अदिति दीदी ने सवाल पूछा, उसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। गलती हम सबसे ये होती है, और प्राकृतिक रूप से ही वो गलती है। कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत कोई अलग हटके कुछ होने की बात है। कि ज्ञानावस्था में जब आते हैं तो वो जो सुख धर्मीयता है, इस रूप में निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा बलवती हो जाती है। निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा बलवती हो जाती है। शिक्षा संस्कार की ठीक परंपरा के अभाव में, शिक्षा संस्कार की ठीक परंपरा के अभाव में, ज्ञान नहीं होने से, समाधान नहीं होने से, ठीक संस्कार नहीं होने से, जाने अनजाने हम उन्हीं सुविधा संवेदना और विषयों में ही का और पाने का प्रयास करते हैं। चूंकि ये सुख हमको निरंतर चाहिए, हर समय चाहिए, इसलिए, और वो जब संवेदना से जो सुख मिलता है वो थोड़े समय का ही मिलता है, तो कहीं ना कहीं उसकी वैरायटी को बढ़ाने के लिए, ताकि अलग अलग तरह से सुख मिल सके, और उसकी ड्यूरेशन को लंबा खींचने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा समय तक बना रहे, इसलिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रूप से हम वो सुविधा संवेदना विषय की जगह पर बहुत सारे तरह का प्रयोग करते हैं। बहुत तरह से अपनी कल्पनाशीलता को इन्वेस्ट करने का काम करते हैं। तो स्वाद को और बेहतर बनाने की दृष्टि से, गंध को और बेहतर बनाने की दृष्टि से, रूप को और बेहतर बनाने की दृष्टि से, शब्द को और बेहतर बनाने की दृष्टि से, हम अनेकों तरह के स्पर्श को और बेहतर बनाने की दृष्टि से, बेहतर का मतलब जो ज्यादा अच्छा लगे, उस अर्थ में मैं बेहतर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जो ज्यादा अच्छा लगे, उस दृष्टि से जीवन सारा प्रयास करता है, प्रयास करता है। उसकी कठिनाई सिर्फ इतनी होती है कि जो जहां है नहीं, उसको कितना भी मेहनत करके वहां ढूंढेंगे, कुछ खास हाथ लगता नहीं। तो थोड़ा बहुत अच्छा लगने वाला भाग तो होता है। तो जिनको बचपन से बहुत वैरायटी खाने को नहीं मिली है, बड़े होने के बाद वैरायटी थोड़ी बढ़ जाए तो थोड़ा देर का एक्साइटमेंट मिलता है, उत्तेजना मिलती है। लेकिन जिनको शुरू से वो मिल रहा है, उनको तो उतनी उत्तेजना भी नहीं महसूस होती। तो हमारे बचपन में अगर खेलने को एक खिलौने भी नहीं थे, एक मिल जाते थे तो बड़ा खुश होते थे। आज के बच्चों को देखता हूँ 50 परे रहते हैं, 51वें के लिए दुखी होते रहते। तो ये दिखता है कि ये जो सारा संवेदनाओं का सुखी होने वाला डिजाइन है, ये तो जीवन का रिलेटिव एस्पेक्ट है। उन मिट्टी के खिलौनों से खेल के भी हमको लगता है 100 साल पहले बच्चा उतने प्रसन्न जितना आज के दिन
रिमोट वाला एरोप्लेन को उड़ा के होता है। खिलौना जो एरोप्लेन का है वो रिमोट वाला उड़ा के जितना खुश होता होगा, मुझे लगता है कि पहले का जीवन मिट्टी के खिलौनों को खेल के भी उतना ही खुश होता। तो ये जो संवेदना से सुखी होने वाला सारा डिजाइन है ना, उस डिजाइन को अगर देखने जाएंगे तो वो बहुत सारा नहीं मिला होता है, तो थोड़े समय के एक्साइटमेंट में वो कुछ अच्छा लगता है, उपलब्धि सा लगता है। एक समय के बाद तो उसकी आदत सी पड़ जाती है जिसमें कुछ खास नहीं मिलता है। जी कुछ कह रहे? बचपन में जो गिल्ली डंडा खेल और सितोलिया का खेल, दड़ी का खेल, जिनमें श्रम होता है, भाग दौड़ होती है, उनसे और स्वास्थ्य मेंटेन होता था और खर्चा कुछ भी नहीं था। सही बात, वो ज्यादा अच्छे थे। सही बात है। कम्युनिकेशन यहाँ से फंसता है जब हम कहते हैं वो ज्यादा अच्छे थे। अब आज की पीढ़ी बताना शुरू कर देगी तुरंत कि क्या अच्छा था। और बढ़िया, तो इसमें आगे देखेंगे ना, तो संवेदना से सुखी होने के प्रयास में अच्छा लगने वाला भाग थोड़ा बेहतर उन लोगों के लिए तो होता है जिनको वो पहले से नहीं मिला। जिनको उतना मिला रहता है शुरू से, उनको नहीं लगता है कुछ खास हुआ, उनको नहीं लगता है कुछ खास हुआ। तो इस जगह से देखेंगे ना, तो ये समझ में आता है कि संवेदनाओं में जब ये अभिवृद्धि वाला भाग जिस समय होता है, उस समय तो थोड़ी उपलब्धि सी दिखती है, अदरवाइज उपलब्धि नहीं दिखती है। दूसरी कुछ बातों को मैं पूरा कर देता हूं, फिर प्रश्न पे आते हैं। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ बात ये दिखता है कि संवेदना से जो सुख मिलता है अभी भी, वो संवेदना के अभाव में जितना पीड़ा हमको होता है, उसी अनुपात में संवेदना के मिलने से सुख भी होता है। तो आपको अगर कुछ मीठा खाने का मन कर रहा हो, आप मत जाइए उसको खाने, रुक जाइए थोड़ी देर तक। दो में से एक बात होगी, अगर आप भूल गए तब तो बात ही खत्म है। नहीं तो ये होगा कि उसको पाने की प्यास बढ़ती बढ़ती जाएगी। पाने की प्यास को बढ़ने का मतलब ही यही है कि उसके अभाव की पीड़ा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और उसके अभाव की पीड़ा एक समय के बाद जब असहनीय हो जाता है, तो हम उठ करके फ्रिज से मिठाई खा लेते हैं या दुकान से जाके ले लेते हैं। और जितना ज्यादा उसका हमको ललक था, प्यास थी, उसकी पीड़ा थी, उतना ही ज्यादा उसको खाने का हमको एक सुकून सा प्रतीत होता है। आपके साथ गए हुए वो लोग जिनको वो पीड़ा नहीं थी, वो भी आपके साथ वो मिठाई खाते, बट उनको वो तृप्ति नहीं महसूस होती, क्योंकि उसका पीड़ा का स्तर उतना नहीं था। तो सामान्य रूप से देखेंगे तो संवेदनाओं के अभाव की पीड़ा का दुख होता है। उस एक सीमा तक हम झेलते हैं, एक सीमा तक झेलने के बाद ये संवेदना का भोग बेसिकली उस दुख को बुझाने का काम करता है। तो आग लगी थी, ये पानी डाल के उसको बुझाने का काम होता है। इस रूप में निगेटिव से न्यूट्रल, रिवर्स गियर से न्यूट्रल, निगेटिव से जीरो, गड्ढे से जमीन पर आने भर का काम होता है। पॉजिटिव रूप में सुख मिलने का कुछ काम नहीं होता खास। तो ये एक तरह से पेन किलर की तरह काम करता है कि दर्द हो रहा है तो दर्द को बुझा दिया। लगता है ये दर्द की दवा जैसी। कैचिंग पॉइंट इसमें इतना ही है कि ये जिसको दवा मान बैठे हैं ना, यही दर्द का भी कारण बनता है। तो जिन जिन संवेदनाओं को या जिन जिन वस्तुओं को हमने अपनी दवा मान रखी है, सुख का स्रोत मान रख,
वस्तुतः उन्हीं उन्हीं संवेदनाओं का, उन्हीं उन्हीं भोगों का नहीं मिलना मेरी पीड़ा का भी कारण बनता है। तो जिन्होंने मिर्च के स्वाद में सुख मान रखा है, उन्हीं को भोजन में मिर्च का नहीं होना परेशानी पैदा करता है। जिनको खाने के बाद मीठा खाने की आदत सी हो गई है और उसमें उन्होंने अपना सुख मान लिया है, उन्हीं को खाने के बाद मीठे का नहीं मिलना दुख देता है। तो बारीकी से देखेंगे तो संवेदना से सुखी होने के जितने ज्यादा स्रोत हमने बाहर बना रखे हैं, वस्तुतः उन्हीं उन्हीं स्रोतों का अभाव मेरे दुख का, पीड़ा का कारण बनता है। तो अनजाने में हम तो अपने सुख को बढ़ाने के लिए इतने सारे स्रोत बनाए जा रहे हैं, उसको क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली जो है मात्रात्मक रूप से, गुणात्मक रूप से बहुत सारा बदलाव और परिवर्तन उसमें किए जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि सुख थोड़ा और लंबा मिलेगा। होता यह है कि उन्हीं उन्हीं संवेदनाओं का नहीं मिलना, उन्हीं उन्हीं भोगों का नहीं मिलना ही मेरे दुख का, मेरी पीड़ा का, मेरी परेशानी का कारण बनता है। तो जितने ज्यादा हमने बाह्य वस्तु या संवेदना में अपने सुख का स्रोत मान रखा है, बना रखा है, जितने ज्यादा खूंटे हमने बाहर गाड़ रखे हैं, वस्तुतः उतने ज्यादा हमने अपने दुख के स्रोतों को फिक्स कर रखा है। और कई बार जिंदगी के डिजाइन जीने के ऐसे हैं कि 20 खूंटे जो हमने बाहर गाड़ रखे हैं, उसमें 19 का मिल जाना कोई तृप्ति नहीं देता है। वो जो एक नहीं मिला हुआ है, आंखें उसी पे अटकी रहती। तो 19 के मिलने का भी कुछ खास सुख नहीं मिल पाता है। वो जो एक नहीं मिल रहा है, उसका दुख होता रहता है, उसका दुख होता रहता है। तो जो परिचय शिविर में सर बार बार कहते रहते कि भोजन नहीं मिलता है तो आदमी दुखी होता है, भोजन मिलता है तो उसके बारे में भूल जाता है, 100 और चीजों के बारे में सोचने लगता है। तो बाहर जो ये सारे खूंटे हमने 10, 20, 50 गाड़ रखे हैं ना, गाड़ी के, मोबाइल के, कपड़े के, जूते के, खाने के, पीने के, इनमें से जो जो मिल जाता है ना, जाने अनजाने हम वो सबको भूल जाते हैं। और जो जो नहीं मिला होता है, नजर उसी पे अटकी होती है, ध्यान वहीं फंसा होता है, कांटा वहीं गड़ा होता है। तो धीरे धीरे ये पहचानना जरूरी है कि जितना सारा हमने सुख का स्रोत बाहर मान रखा है संवेदना के रूप में, जिन जिन वस्तुओं में, जिन जिन भोगों में, वो सब का जो है बेसिकली नहीं मिलना हमारे दुख का कारण बनता है। तो जितने ज्यादा वो स्रोत हमने बना रखे हैं, वस्तुतः अनजाने में ही सही, सुख की आशा में ही सही, पर हमने दुख के उतने ज्यादा स्रोत बना रखे हैं, ये बात दिखाई देती है। तो संवेदना के अभाव की जो पीड़ा होती है ना, भोग करके बेसिकली वो मिट जाता है। तो जो सुधीर भैया आप कह रहे हैं ना, उसमें मैं ये कह रहा हूं कि संवेदना के अभाव की पीड़ा होती। तो हम कुछ खाना चाहते हैं, कुछ पीना चाहते हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध में, आहार में, मैथुन में कुछ भोगना चाह रहे हैं, और ये सब जगहों पर उस भोग के अभाव की पीड़ा होती है। वो पीड़ा एक पॉइंट के बाद सहनीय से बाहर हो जाती है, तब हम उसको करने चल देते हैं। और वो करने से इतना ही होता है कि वो जो पीड़ा हुई थी, वो पीड़ा बुझ जाती है। तो संवेदना के नहीं मिलने से दुख हुआ, और भोग लेने से इतना ही हुआ कि वो न्यूट्रलाइज हो गया उस समय के। वस्तुतः ध्यान से देखेंगे तो उसके बाद जो राहत सी भी महसूस होती है ना,
वो इसी बात की राहत है कि उस समय किसी और संवेदना को भोगने की कामना नहीं है। जैसे ही किसी दूसरी संवेदना को भोगने की कामना फिर से पैदा हो गई, वो सारा पिछला भोगा हुआ राहत खत्म हो जाएगा, नया साइकिल चालू हो जाएगा। तो, तो जितना भी वो जो आराम सा प्रतीत होता है, राहत सा प्रतीत होता है, वो संवेदना के भोगने की कामना जो खत्म हो गई थी, उसका जो स्वभाव गति तात्कालिक रूप में हमको मिला है, उस तात्कालिक स्वभाव गति का सुख है। और वो तभी तक रहेगा जब तक कि कोई दूसरी संवेदना की कामना फिर से न उभर जाए उसमें। तो ये प्रक्रिया दिखती है कि निगेटिव और निगेटिव से जीरो के साइकिल में हम घूमते रहते हैं, जाने अनजाने इस संवेदना वाले डिजाइन से चल के। तो एक बार के लिए यहाँ पे रुकता हूं। इस कॉन्टेक्स्ट में ही जो प्रश्न होगा उतने को ही एक बार लेंगे तो फ्लो ठीक बना रहेगा, नहीं तो टूटेगा वो। तो इस कॉन्टेस्ट में ही ये आपने ये बताया था कि भाई समझ से ही इसका कंट्रोल हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि शरीर स्वास्थ्य के लिए श्रम जरूरी है। शरीर शरीर स्वास्थ्य के लिए आपने बिलवाड़ा के जो भी 1 तारीख को सत्र समाप्त हुआ जी उसमें बताया था जी कि भाव विचार नियमित रहें तो आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आहार विहार ठीक रहे तो आपका आहार से और विहार मतलब दिनचर्या जी जी ठीक रहे तो आपका स्वास्थ्य मेंटेन रहेगा। फिर जरूरत हो तो आसन प्राणायाम करते रहें और श्रम करते रहें। तो खेल भी ऐसे खेले जाने चाहिए, बच्चों को भी ऐसे खेल खिलाए जाने चाहिए जिसमें श्रम हो जी और भाग दौड़ हो। जी तो वो स्वास्थ्य मेंटेन करेंगे और अच्छा रखेंगे। सही बात है। बढ़िया, माइक दे दीजिए इनको, माता जी को माइक दे दीजिए, जरा सुन ले। हाँ, आप तब तक बताइए भैया, 1 मिनट माता जी। भैया ये जो संवेदना से सुखी होने का जो डिजाइन बना हुआ है, तो अभी नया बना नहीं है। तो नए बना, जो नए के बारे में सूचना मिल रही है और हम प्रयास करते हैं लेकिन वो टिकता नहीं है, तो घूम फिर कर गिर तो यही जाते हैं। सही बात है। तो आता हूँ उस ये पर, कैसे स्थिर हो उसके आता बारे हूँ में। आता हूँ। माइक। भैया अगर कोई स्मृति में है, ये भी तो एक संवेदना है, अगर हम उसको नहीं याद करना चाहें पर वो बार बार उभर के आए तो उसके लिए क्या कर सकते जी हैं? माता जी, वो एक अलग चीज है। अभी जिस संवेदना की बात हम कह रहे हैं और आप जिस संवेदना की बात कह रहे हैं वो दूसरा चीज है, तो उस पर हम अलग से बात कर लेंगे। हाँ प्लीज। भैया जब हम लोग सेल्फ एम्पैथी के बारे में बात करते हैं तो उसमें भी रहता है कि संवेदना को पढ़ करके, तो उसके बारे में मतलब वो इसी से जुड़ा हुआ है क्या? दीदी नहीं, अभी इसके संदर्भ में नहीं बात कर रहे हैं। सेल्फ इम्पैथी एक और प्रोसेस है, उसको अभी इसके साथ मिक्स नहीं करते। अभी हम संवेदना शुरू में परिभाषित करके इसलिए स्टेप वाइज चल रहे हैं कि बाह्य वस्तु का पांचों इंद्रियों के संपर्क या सन्निकर्ष, टेक्निकल शब्द है, इतना पास आना कि प्रभावित हो जाए। तो उस सन्निकर्ष से जो घटना घट रही है, उसकी जो सूचना जीवन तक आ रही है, उसको संवेदना कह रहा हूं। बढ़िया, दुखी होने के संदर्भ में और थोड़ा बता देता हूँ। फिर फिर जो उपाय वो पूछ रहे हैं, वो उपाय पर भी थोड़ा इस बार बात कर देंगे, थोड़ा और अगली बार बात कर देंगे। बट बहुत ब्रीफ में आपने पूछा है ना, तो उपाय 2 ही होता है। एक होता है जहां सुख की सूचना मिल रही है, सुख का बोध हो चाहे नहीं हो, सुख का भास आभास वहां पर शुरू हो जाए, तो जिसको मूल्य मूलक आस्वादन कहते हैं, संबंध में भाव का सुख कहते हैं, या जिसको लक्ष्य मूलक आस्वादन कहते हैं, ज्ञान का, जागृति का या व्यवस्था का जो सुख है,
उसका बोध ना हो, साक्षात्कार ना हो, भास आभास ही सही होना शुरू हो जाए, तो गति उधर भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे भी जो संवेदना में सुख मिल रहा है वो भास के स्तर का ही है, कोई और मजबूत ना है। तो अगर मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक जगह से भास आभास के स्तर का भी आस्वादन मिलना शुरू हो जाए, तो इसके कंपेरेबल या इससे भारी तो हो ही जाएगा जी, हो ही जाएगा। क्योंकि संवेदना वाला सुख तो ऐसे भी भास के स्तर का ही है, बहुत जाता होगा तो आभास के स्तर तक चला जाता होगा, प्रिय की दृष्टि के तहत और कहाँ तक जाएगा। इसका भी तो स्कोप नहीं है ना ज्यादा। ये जो संवेदना का जो आस्वादन बना हुआ है ये भास के स्तर पे है, जी बिल्कुल, आभास के स्तर पे नहीं है। वही कह रहा हूं कि अगर प्रिय की दृष्टि के तहत देखिएगा तो हो सकता है कुछ आभास तक भी वृत्ति में मान ले, बट उससे ऊपर नहीं है, इतना तो पक्का है। भास आभास के स्तर पे ही है। उससे ऊपर नहीं है, इतना तो पक्का है। और क्योंकि उसके सुख है ही नहीं संवेदना में, तो साक्षात्कार कैसे होगा उसका। हम्म, उसके बाद जो सूचनाएं हमें मिल रही है उसका भी भास आभास है, जो इस पर है कि नहीं वो अब आपको तय करना पड़ेगा हम्म, कि सूचना जो मिली है उस भास आभास और उससे मिलने वाले सुख का भास आभास है कि नहीं आपके पास, ये तो अब आपको तय करना पड़ेगा। तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि सूचना के भास आभास से अगर सुख जुड़ गया हो और सुख का भी भास आभास उसमें होने लगा हो, वो सूचना सही लगने के साथ, सही के स्तर पर सूचना का भास आभास होने के साथ साथ उसमें सुख भी जुड़ गया हो और सही में सुख का भी भास आभास होने लगा हो, तो ये भारी पड़ सकता है संवेदना के सुख के ऊपर। धीरे धीरे सुनेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा जी। तो वही वही तो सही के भास आभास के रूप में जो सही लग रहा है ना, सुख भी उसमें जुड़ जाए, सुख का भास आभास भी उसमें साथ में होने लगे, तो ये भारी पड़ सकता है उस पर जी। तो सही के साथ सुख के जुड़ने से उसमें गति होती है। पर अभी उपाय पर नहीं आते, अभी लौट के आते फिर इसी बात पर कि एक जगह है कि सुख मिलना शुरू हो जाए, दूसरा डिजाइन ये भी है इससे फ्री होने का कि अभी जो इसमें सुख मान रखे हैं उसकी जगह उसमें दुख दिखना शुरू हो जाए तो भी छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। तो अभी जो जितना डिजाइन में पिछले आधे घंटे में कोशिश कर रहा था बताने का अलग अलग तरह से, वो उसमें दुख या दोष को देखने की बात कह रहा था कि अभी जो हीरा मान करके हम उसकी तरफ जा रहे हैं, ये दिखना शुरू हो जाए कि वो कांच के टुकड़े से कुछ ज्यादा नहीं है। अभी जो प्यास बुझाने के लिए दौड़ रहे हैं, ये दिखना शुरू हो जाए कि मृग मरीचिका से ज्यादा कुछ नहीं है। जो लोग नहीं जानते हैं मृग मरीचिका, वो मरुस्थल में धूप, तेज धूप में पानी की तरह दिखाई देता। आप एनएच पर बाइक भी ड्राइव करते होंगे ना, तो कई बार गर्मी के मौसम में वो दूर से देखने पे पानी जैसा दिखता है, तो उसको मृग मरीचिका कहते हैं। तो उस मृग की तरह, उस हिरण की तरह हम पानी की प्यास में, तलाश में दौड़ते फिरते हैं और लास्ट में मर जाएंगे क्योंकि मिला नहीं पानी। तो, तो अभी जो हम सारा बात कर रहे हैं वो उस दुख दर्शन और दोष दर्शन की जगह से बात कर रहे हैं, बात कर। इसी तरह से संवेदनाओं में दुख देखने की जगह से ना, ये परिणाम, ताप और संस्कार, ये 3 लेवल पर भी उस दुख को देखा जा सकता है, पहचाना जा सकता है। परिणाम का मतलब है कंसिक्वेंस के रूप में क्या होगा, उसको करेंगे तो उसके फल के रूप में क्या होगा, उसको हम अभी देख सकेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ अभी ये कर्म करते समय जो अच्छा लगना है वो दिख रहा है,
उसका कंसिक्वेंस भी साथ में दिखेगा। तो खाना खाते समय अगर ओवर ईटिंग कर रहे हैं स्वाद के प्रयास में, 4 विषय 5 संवेदना, आहार हो, मैथुन हो, शब्द, गंध हो, किसी को हम सुख के प्रयास में खींचने का काम कर रहे हैं, तो ये दिखना शुरू हो कि उसके परिणाम में इंद्रियां छीन होने वाली हैं, शरीर छीन होने वाला है, और ओवर ईटिंग करेंगे तभी हम ही को पेट दर्द होने वाला है, परेशानी होने वाली है। वो दिखना उसी समय शुरू हो जाए, परिणाम उसका, कंसिक्वेंस उसका, तो रुकने की संभावना है। जी, तो दुख दिखना शुरू हो जाएगा। तो तत्काल थोड़े सुख के बदले बाद का बहुत सारा दुख दिखना शुरू हो जाएगा। वो भी एक जगह है जो हमको रुकने के लिए बाध्य करता है, प्रेरित करता है। तो इसको कह रहे हैं परिणाम की जगह से दुख देखना, कंसिक्वेंस की जगह से देखना। तो जो मैं आज दिन भी कह रहा था इस बात को, कि संस्कृत का एक श्लोक है जो कहता, भोगा न भोगता वयम ये भोग। भोगों को नहीं भोगते हैं, भोग ही हमको भोग ले जाते हैं। तो हम उन वस्तुओं को, सुविधाओं को भोगने का काम नहीं करते, बल्कि वो वस्तु और सुविधा ही हमारे शरीर और स्वास्थ्य और इंद्रिय को भोग ले जाती। जी, छीन हो जाता है। हम ही भोग लिए गए, हम ही का मतलब शरीर भोग लिया गया। अभी तो मैं उतने भर के लिए बात कर रहा हूं। इसको कह रहे हैं परिणाम दुख। ये अगर उस क्रियाकलाप को करते समय हमको होश में आ जाए तो हमारे रुक जाने के बहुत चांस है। तत्काल थोड़े सुख, नगद का थोड़ा सुख, आगे का बहुत सारा दुख, रुक सकते हैं। जो दूसरा जगह है ना, उसको ताप दुख कहते हैं। इसको दो तरह से देखते हैं। एक ये देखते हैं सामान्य ढंग से, उस सुख को भोगने के लिए बहुत सारा जुगाड़ करना पड़ता है। तो अगर मिठाई खाना है तो उसके लिए दुकान तक जाना, खरीद के लाना, पैसा कमाने का उपाय करना, ऐसा पूरा तामझाम के एक खड़ा करना पड़ता है संसार। वो पीड़ा इसके साथ जुड़ी हुई है, जिसको पहला ताप दुख कहते हैं। कि वो एक तामझाम का संसार जुड़ा हुआ ही है, सब सेट करना पड़ता है जी, अलग अलग तरह से 3-5 करके, अगर अनुचित तरीके से कर रहे हैं तो। और उचित तरीके से कर रहे हैं तो भी एक लेवल का श्रम है उसमें। जी, बहुत सारा है क्रम। तो वो ताप दुख का एक जगह है। ताप दुख का जो दूसरा जगह है ना, उसको थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो दिखेगा कि किसी संवेदना को भोगने का हम जैसे ही सोचते हैं, वो कामना जैसे स्वभाव गति, आवेशित गति में बदल जाती। हमारी स्वभाव गति आवेशित गति में बदल जाती। जी, कामना उठते ही, भोग की कामना उठते ही, संवेदना से सुखी होने की कामना उठते ही, जो जीवन तात्कालिक रूप से ही सही थोड़ा स्वभाव गति में होगा, वो आवेशित गति में आना शुरू कर देता। तो ताप दुख को अगर अपने में ऑब्जर्व करने जाएंगे तो सुविधा संवेदना के भोग का कामना उठते से लेके भोगने तक पूरे समय अगर आप जीवन को देखेंगे तो जीवन एक असहज आवेशित स्थिति में होता है, ना कि स्वभाव गति में होता है। आप खाने की जगह से भी जब जाएंगे देखने ना, तो दिखाई देगा कि अगर संवेदना के आधार पर खा रहे हैं तो ध्यान स्वाद पर भी बहुत टिका नहीं रहता है। उसको और खाने पर और भोगने पर, अधिक से अधिक उसको मुंह में डाल लेने पर, वो ऐसी प्रक्रिया पर टिका रहता है। तो ताप दुख की स्थिति उस संवेदना के भोग के दौरान ही दिखाई देती है, दौरान भी दिखाई देती है। जितना जितना जीवन की स्थिति को पहचानने पर ध्यान देने का काम करेंगे, उतना उतना दिखेगा
कि उस भोग की कामना उठने से लेके भोग भोगने तक में जीवन स्वभाव गति में नहीं रह के एक आवेशित गति में होता है, एक एक्साइटेड स्टेट में होता है, वो नेचुरल और नॉर्मल स्टेट में नहीं होता है। इस दुख को, पीड़ा को पहचान पाएंगे तो ये दिखता है कि ताप की जगह पर भी दुख है। और ताप कह रहे हैं एक गर्मी, एक बेचैनी अंदर जीवन में पैदा होती है, उस बेचैनी को ताप दुख के रूप में कह रहे हैं। तो परिणाम के रूप में दुख दिखता है, ताप के रूप में दुख दिखता है। तीसरा दुख अगर देखेंगे ना, उसको संस्कार दुख कहा है। और महर्षि पतंजलि ने ये तीनों दुखों को पतंजलि योग सूत्र में डिस्क्राइब किया है। मुझे दर्शन के साथ कंसिस्टेंट लगता है, इसलिए मैं उसकी बात कर दे रहा हूं। अलग अलग जगह पर दर्शनों में भी, मध्यस्थ दर्शन में भी इसका बीज है, इस तरह से कैटेगरिकली नहीं है, तो मैं कैटेगरिकली वहां से बात कर दे रहा हूं। ये जो तीसरा दुख है उसको संस्कार दुख कहते हैं। संस्कार दुख का मतलब है कि किसी भोग को भोगने से, उसको भोगने की जब तक उसमें सुख देखने की दृष्टि है, तो उसको भोगने की कामना फर्दर बलवती होती चली जाती है। तो आज जिसमें हमने सुख भोगा है और उसमें हमको सुख में सा भास हुआ है, अगली बार उसको भोगने की कामना और तेज होगी, उसकी अगली बार और तेज होगी। तो पहली बार जिसने सिगरेट या शराब पिया है उसके लिए वो छोड़ना आसान, 100 बार जिसने उसको पीने का काम कर लिया है, वो ऐसा दिखता है कि दिनों दिन उस गड्ढे में, दलदल में हम और फंसते चले जाते हैं। तो किसी क्रियाकलाप में जितना सुख हमको दिखता है, जितनी बार हम उसके अर्थ में उसको भोगने जाते हैं, उसमें आकर्षण की प्रवृत्ति हमारी उतनी और बढ़ती है। और जितनी बार हमको उसमें दुख दिखाई देता है, उससे दूर होने की प्रवृत्ति उतनी बढ़ती है। तो अभी मैं बंधने की प्रक्रिया पर बात कर रहा हूं, अगली बार खुलने की प्रक्रिया पर बात करेंगे। कि बंधने का डिजाइन यही है कि जितना उसको हम भोग करके सुखी होने का प्रयास करते हैं, उतना वो कामना समय के साथ और बलवती होती जाती है। संस्कार तो घटना भले, लेकिन उसका संस्कार बीज जो है वो बनता रहता है और पुष्ट होता रहता है। जहां जहां भी हम सुख भोग रहे हैं, जाने अनजाने वो पुष्ट होता ही रहता है। और जहां जहां भी हमको दुख दिखाई देता है, जाने अनजाने वहां से दूर होने के अर्थ में संस्कार बनता ही रहता है। तो ये जो पूरा भोग करके सुखी होने का डिजाइन है ना, ये जितनी बार भी उस भोग को करने जाते हैं, बहुत बार जीवन का तर्क ऐसा होता है, एक बार करके देख लेते हैं, 2 बार करके देख लेते हैं, ये आखिरी बार करके देख लेते हैं, ये अंतिम बार। ऐसे जितने सारे तर्कों से भी उसको करने जाएं, वो हर बार ये दिखता है कि एक और गांठ लगी हुई मिलती, एक और गांठ लगी हुई मिलती है, जो फर्दर हमारे उस संकल्प बल को कमजोर करता हुआ दिखता है। तो जितना बार भी हम भोगने के इस क्रियाकलाप को कर रहे हैं और उसमें सुख ढूंढ रहे हैं, बेसिकली वो रुमाल पर उतनी गांठ और लग रही है। और 10 गांठ हमने अगर लगाई है तो खोलना भी 10 ही होगा, 20 लगाई है तो खोलना भी 20 ही होगा। तो अपने ही हाथों से जो हम बुन रहे हैं ना, वो पूरा अपने ही हाथों से खोलने की भी जरूरत पड़ती है। और संस्कार के साथ ये समस्या के टर्म में, अभी मैं दुख की बात कर रहा हूं तो समस्या के टर्म में कह रहा हूं कि शरीर जो छीन हुआ वो तो कम से कम इसी जन्म भर की बात है। संस्कार अगर छीन हो रहा है, संस्कार में अगर कुसंस्कार मजबूत हो रहे हैं, कुप्रवृत्तियां मजबूत हो रही हैं, वो तो जन्म जन्मांतर के अर्थ में भी बहुत सारा प्रभाव डालती है, प्रभाव डालती। तो इस रूप में जो संस्कार की यात्रा है, उसके खराब होने से तो ये जन्म
ही क्या, अगले जन्मों पर भी उसका दुष्प्रभाव जाता है, दुष्प्रभाव जाता है। तो ये 3 तरह के दुख, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख को जितना देख पाते हैं उतना हमको उसमें से मन हटने का काम होता है। ये ठीक ऐसा ही है जैसा किसी जगह पर रहते हुए आप जब बहुत तंग हो जाते हैं ना, तो आप कहते हैं कहीं भी जाएंगे लेकिन यहाँ तो नहीं रहेंगे। तो दुख अगर दिखने लगे ना उसमें पर्याप्त मात्रा में, तो मन ये बन जाता है कि कहीं और ढूंढेंगे सुख, लेकिन यहाँ तो नहीं ढूंढेंगे, कम से कम यहाँ तो नहीं ढूंढेंगे। वो स्थिति हमारी बन जाती है, वो दृष्टि हमारी बन जाती है। ये भ्रांतिवाद या अनित्य के अर्थ में मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। मैं तो अभी सामान्य जो मध्यस्थ दर्शन की दृष्टि से सुख या दुख की स्थिति है उसके संदर्भ में चर्चा कर रहा हूं। हैंडरेज है तो माइक दे सकते, एक बार यहाँ और रुक जाता हूँ, इसको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, फिर और प्रश्नों पर आएंगे। जी अंकल नमस्ते। नमस्ते भैया। नहीं, आज इस नमस्ते। मैं एक बात बता रहा हूँ जो इस आज के संदर्भ में उपयोगी कितनी है पता नहीं, पर शाम को बात हो रही थी तप और संवेदना के बारे में कुछ, तो श्री राम नरसिम्हन ने बाबा जी के साथ का अपना एक प्रसंग बताया था कि बाबा जी कई दफा कुछ कुछ चीजें मंगवाते थे, खास मंगवाते थे, वही की वही मंगवाते थे, उनको अच्छा लगता था। तो मैंने उनसे पूछा, यानी श्री राम नरसिम्हन ने, कि मैंने उनसे पूछा था कि ये एक तरह का मोह नहीं है क्या बाबा जी, क्या आपको इसकी इच्छा रहती है? तो बाबा जी ने कहा था, वो आ जाता है तो मुझे तृप्ति होती है, नहीं आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ही भैया, अब इसको जैसे समझाना समझा। आज अभी 2 घंटे पहले की बात थी तो मैंने बताया। मैं तो दर्शन की जगह से बता सकता हूँ कि विषय की उपभोग प्रवृत्ति को कर्म दर्शन में 3 तरह से बताया है, ग्रस्त, दग्ध, ग्रस्त और नगण्य। कर्म दर्शन में उसका 3 लेवल बताया है विषय के भोग का। दग्ध, दग्ध कहते हैं जला हुआ, जला हुआ। ग्रस्त, ग्रसित। और तीसरे को कहा नगण्य। तो मुझे कोई घटनाओं के ऊपर बहुत कमेंट नहीं करना, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि अति मानवीयता में उसको नगण्य की कैटेगरी में रखा है कर्म दर्शन में। कर्म दर्शन में उसको नगण्य की कैटेगरी में रखा है। एक मिनट दीजिएगा। बढ़िया, कोई और हैंड रेज तो नहीं है ना? नहीं। हाँ, ठीक है। इनका बात करके जी कुछ कह रहे? नहीं बस ठीक है, नहीं, बस ये तो मैंने, यानी कि आज बात निकली थी तो ये बताया कि बाबा जी की किस तरह से उन्होंने ये जवाब दिया था कि, और वो ठीक भी है। आपने जो नगण्य कहा कि वो भी ठीक ही है ना, इससे मिलता है। ठीक। बढ़िया, नमस्ते जी। वो इसमें माइक। अभी आपने दुखों के बारे में बताया, अगर वो दुख जो अपन भोगने जा रहे हैं वो किसी से छुप के जा रहे हैं और अवैध तरीके से जा रहे हैं भोगने, तो उसके पता लगने पे जो दुख होगा वो कहीं गुना होगा जी तो उससे उसमें हमेशा डर बना रहेगा। उस जी भोगते वक्त भी डर बना रहेगा, उसके सोचते वक्त भी डर बना रहेगा और बाद में भी डर बना रहेगा। है ना, उससे भी बचने के लिए इसको छोड़ने है ना। भगवान बुद्ध ने इसको बहुत विस्तार से कहा है, खास करके वैसे जगहों पर इसकी बात होती है जहां आप उस सुख भोगने का तरीका भी असामाजिक अपना लिए। मतलब सुख भोगने का 2 तरीका है ना, एक है सामाजिक तरीका जिसको स्वधन कहते हैं, स्वनारी पुरुष कहते हैं, ठीक है, वो सामाजिक तरीका है। एक है असामाजिक तरीका जिसको परधन कहते हैं, पर नारी पर पुरुष कहते हैं। तो असामाजिक तरीके में तो वो भय वाला दुख पूरे समय सिर के ऊपर बैठा रहता है। भगवान बुद्ध ने उसको उदाहरण में कहा है कि रुक के तो देखो कि वो भय का दुख कितना है और जो तुमने पाया उसका सुख कितना है। यस प्लीज दीदी। भैया जैसे आप बोले ना वो रुमाल में गांठ बनती जाती है, तो जब हम पहली गांठ बांधे तभी हमको पता चला था कि जो सुख हम भोग रहे हैं वो वो हमारे लिए जितना सुखदाई है वो किसी काल तक ही है, उसके बाद तो वो दुखदाई है।
जितना सुखदाई है उससे ज्यादा दुखदाई है, तो हमने पहला गांठ बांधा, तो फिर वो दूसरा तीसरा गांठ और बांधने का क्यों जरूरत पड़ा? फिर हमने वही गलती क्यों रिपीट की? दूसरा तीसरा इसलिए बांध रहे हैं क्योंकि थोड़े समय तक सुखदाई है, ये बात तो आपको दिख रही है। हाँ। ठीक है, बाद के समय का जो दुख आपको दिख रहा है कि नहीं, ये आप तय करिए, पहला बात। दूसरा, बाद के समय का अगर दुख दिख भी रहा है तो तत्काल सुख वो उधार के दुख पर या बाद के दुख पर भारी पड़ जा रहा है। ये दो में से कोई एक बात है, कौन सा है आपका वो देखिए। तो परिणाम दुख को देख रहे हैं, उतने से नहीं काम चल रहा है, तो ताप दुख को देखना शुरू किया जाए तो उस समय भी दुख दिखेगा। संस्कार दुख को देखना शुरू किया जाए तो ये दिखेगा कि बेसिकली कांटा लगा हुआ जैसा स्थिति है, और उसको जितनी बार हम खुजली कर रहे हैं कोढ़ में, वो उतनी बार और रोग बढ़ने का काम हो रहा है, ना कि कम होने का। तो जितनी बार उन संवेदनाओं को भोग करके हम आराम पाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वस्तुतः उतनी ही बार हम अपने कुसंस्कारों को पुष्ट करने का काम कर रहे होते, पुष्ट करने का काम कर रहे होते। तो बेसिकली इसका जो परंपरागत उदाहरण है, वो ऐसा लगता है हमको कि हम अग्नि में पानी डाल के उसको बुझा रहे हैं, बट वस्तुतः ये पूरी प्रक्रिया अग्नि में घी डालने जैसी प्रक्रिया होती है, वो और प्रज्वलित होती रहती है, और प्रज्वलित होती रहती है। तो ये डिजाइन दिखता है। अगली बार हम थोड़े और दुखों पर कुछ बात करनी होगी तो करेंगे, फिर उससे निकलने के उपायों के संदर्भ में भी और चर्चा करने का काम कर लेंगे। कोई अर्जेंट प्रश्न हो तो वंदन उसको हम रिस्पॉन्ड कर दे सकते हैं, या शीतल भैया जो भी देख रहे, और कोई अर्जेंट प्रश्न नहीं हो तो आज के सेशन को क्लोज कर सकते हैं। ये भैया ठीक है जी, किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो अर्जेंटली तो हैंड रेस कर सकते हैं। बढ़िया, तो विचार किया जाए इस पर। ये एक और एरिया है जिस पर काम होने की जरूरत है। एक एरिया है व्यवहार में न्याय वाला, जिस पर पिछले कुछ समय से हम लोग अभ्यास की बात कर रहे हैं। एक एरिया है ये संवेदनाओं को प्रयोजन के अर्थ में प्रयोग करना, न कि सुखी होने के अर्थ। तो नकारात्मक भाषा में, निषेधात्मक भाषा में कहेंगे तो सुखी होने के अर्थ में प्रयोग नहीं करना। विधेयात्मक भाषा में कहेंगे तो शरीर स्वास्थ्य और उसकी परंपरा को बनाए रखने के अर्थ में उसका प्रयोग। और ये पूरी प्रक्रिया कोई दबाव पूर्वक की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, समझ पूर्वक व्यवस्थित होकर के करने की प्रक्रिया है। उस पर अगली बार बात करते हैं। तो आज के लिए सभी को नमस्ते। अनम्यूट कर दे सकते माइक वंदन। नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। भैया नमस्ते, गजब का सेशन था आज। नमस्ते। बहुत बहुत ही जय भैया, हरिहर। अरे यार, इसको करेंगे प्रणाम एक भैया जी। सभी को प्रणाम जी। प्रणाम भैया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत क्लैरिटी, शानदार, थैंक यू, बहुत बहुत प्रणाम। आभार भैया जी। भैया प्रणाम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते। प्रणाम। नमस्ते भैया। नमस्ते।